बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध के निगरान वुज़रा आज अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। निगरान वुज़रा को दफातर और स्टाफ अलॉट कर दिया जाएगा। बेशतर बुर्जा और सिंध सेक्रेटेरिएट में दफातर भी मिलेंगे। निगरान सिंध काबीना के कल की मुतवक्का इजलास की तैयारियां जारी है। सिंध काबीना में आज 2 मुशीरों और 3 मुआवरीन की तोसी भी मुतवक्के की जा रही है। आपको बताएं कि सिंध के निगरान वुज़रा आज अपने ओहदों का चार्ज संभालने जा रहे हैं। क्या तफसीलात है जानेंगे। आजीज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजीज बताइएगा। जी हाँ, सिंध की निगरान हुकूमत अपने फॉर्म में आ चुकी है और आज से बाकायदा सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई है। जो नए 10 वुज़रा हैं सिंध के निगरान, उन तमाम को न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में दफातर अलॉट करने का सिलसिला जारी है। इनको स्टाफ, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ तो पहले से फराहम कर दी गई हैं वुज़रा को, अलबत्ता स्टाफ और प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। ज़राए कह रहे हैं कि कल जो है सिंध की निगरान काबीना का इजलास मुताबिक है, ये पहला इजलास होगा निगरान काबीना का, जो निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत होगा। हमें यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि सिंध की निगरान काबीना में तोसी का भी इम्कान है। आज मुताबिक है नोटिफिकेशन, जिसमें 2 एडवाइजर्स यानी 2 मुशीर और 3 मुआवन खुसूसी का नोटिफिकेशन आज हो सकता है। सिंध के निगरान काबीना के वुज़रा जो है आज से अपना ओहदा संभाल के बाकायदा काम शुरू कर देते हैं और अभी इसे थोड़ी देर बाद अभी सेक्रेटरी से मालूम हुआ है कि इन तमाम वुज़रा को दफातर इलाज किए जा रहे हैं। अच्छा आजीज बताइएगा कि सिंध काबीना में ये कहा जा रहा है कि मुतवक्की है कि आज 2 मुशीरों और 3 मुआवनीन की तोसी की जाएगी। ये कौन कौन से 2 मुशीर और 3 मुआवनीन होंगे? क्या इनके नाम सामने आ सके? जी, नाम तो अभी तक सामने नहीं आए, अलबत्ता सिंध के बहुत सारे महकमे हैं जो अभी भी जिन वुज़रा को इलाज नहीं हुए। सिंध का महकमा इलाज जो है अहम महकमा है, वो खाली पड़ा हुआ है। सिंध का सकाफत और सयाहत जो है वो खाली पड़ा हुआ है। सिंध के और भी काफ़ी महकमे हैं जो खाली पड़े हैं। यकीनन जो महकमे खाली पड़े हैं, जिनके कलमदान किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं इन 10 वुज़रा में से, तो ये जो नए मुशीर आएंगे ये वजारतें उनको दी जाएंगी, जिसमें वजारत सकाफत और सयाहत है, वजारत इत्तलात है और दीगर अहम वजारतें जो खाली हैं वो नए मुशीरों और मुआवनीन को सौंपे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आजीज जमाली। सिंध के निगरान वुज़रा आज अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। निगरान वुज़रा को दफातर और स्टाफ भी अलॉट कर दिया जाएगा। बेशतर वुज़रा को सिंध सेक्रेटेरिएट में दफातर भी मिलेंगे। निगरान सिंध काबीना के कल की मुतवक्के इजलास की तैयारियां अभी जारी हैं। सिंध काबीना में आज 2 मुशीरों और 3 मुआवनीन की तोसी मुतवक्की है। लियाकताबाद टाउन की हदूद में वाक़े सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी फेडरल कैपिटल एरिया मसाइल का गढ़ बनी हुई है, जहां सहूलियात फराहम करने वाले पाकिस्तान वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट का इंक्वायरी ऑफिस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कल्ब में वाक़े फ़ेडरल कैपिटल एरिया से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। फ़ेडरल कैपिटल एरिया मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई जो मुलाजमीन हैं उनकी रिहाइशगाह का एक वसी इलाका है। 4000 से ज़ायद यहाँ पर फ्लैट हैं और इन तमाम फ्लैटों की मेंटेनेंस देखभाल की ज़िम्मेदारी जो है पाक PWD की है। पाक PWD का इंक्वायरी ऑफिस इस फ़ेडरल कैपिटल एरिया में मौजूद है, जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि किसी भूत बंगले का ये मंजर पेश कर रहा है। फर्नीचर से आरी दरवाजे हैं, न खिड़कियां हैं और यहाँ पर गंदगी और गलाजत के अंबार दिखाई दे रहे हैं। स्टाफ का कोई वजूद यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे का अपना दफ्तर जो है वो ख़ुद जो है बड़े पैमाने पे सर्विस का मोहताज हो गया है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, यहाँ पर तो कंप्लेन हुआ करती थी, जो फ्लैट के मकीन हैं उनकी शिकायत के इंदराज के लिए अमला होता था, मशीनरी होती थी, क्या हुआ सब कुछ? सर ये कुछ टाइम पहले से ही है, इसका तकरीबन लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ का अमला सारा गायब हो जाता है। आते हैं यहाँ पे लोग, यूसी का ऑफिस खुला, वो भी बैठते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, रात में लड़के आके नशे करते हैं यहाँ पे
ये ऑफिस ना कोई फर्नीचर है ना कुछ है, यहाँ पे ये बैठते ही नहीं है, ये बाहर ऑफिस में बैठते हैं, मगर ये फरमाइशी प्रोग्राम इनके चल रहे होते हैं, जहाँ इनका दिल करता है वहाँ भेजते हैं। अमला घोस्ट हो गया। आप मुझे बताइएगा कि ये जो फ्लैटों के मकीन हैं इनमें जो सर्विस हैं मुख्तलिफ, कोई मेंटेनेंस है, वो सब किस तरह हो रही है? मेंटेनेंस कोई भी नहीं है सर यहाँ पे, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं होती। अमला भी आता है 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चला जाता है, और आवाम पूछती रहती है, हम तो बाहर होते हैं, पूछती रहती है आया नहीं आया, बताते रहते हैं उनको कि आए थे चले गए। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो अमला है, एक तो वो घोस्ट बना हुआ है, दूसरी ये कि जो इन 4000 से ज़ायद फ़्लैटों की मद में फ़ंड आता है उसमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रही है। और इसके साथ साथ जो मकीन हैं इन सरकारी फ़्लैटों के, उनका ये कहना है कि हाउस रेंट और मेंटेनेंस जो अलाउंस है वो उसकी कटौती होने के बावजूद यहाँ पे किसी किस्म की कोई सर्विस फराहम नहीं की जा रही। फ़ौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया जा रहा है। जी, अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। अहम मशीनरी ख़राब होने के साथ साथ अस्पताल के गटर भी उबल पड़े। गंदे पानी के बाइस तीमारदारों का अस्पताल आना दुश्वार हो गया। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल में। और यहाँ की सूरत हाल आप ये देख सकते हैं कि महीनों गुजरने के बावजूद, हाफिज़ नईमुर्रहमान के यहाँ पर विज़िट करने के बावजूद यहाँ पर जो है गटर का पानी साफ़ ना हो सका। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएं तो इसी तरह गटर का पानी यहाँ पर एंट्रेंस गेट पर मौजूद है, जिसमें वजह से यहाँ की जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनके साथ तीमारदार आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाइक्स यहाँ से गुजरती हैं उनको भी मुश्किलात के जो है झेलनी पड़ती है। हमारे साथ यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है जो कि अपनी यहाँ पर फैमिली को दिखाने आए थे। भाई मुझे ये बताएंगे, पानी आप मौजूद है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं एक अस्पताल में इस तरह का गटर का पानी मौजूद होना चाहिए? अस्पताल है, अब देखें ये तो मुल्क अच्छा नहीं है तो अस्पताल कहाँ से अच्छा होगा। पूरा अस्पताल देखो, अंदर जाके देख लो आप, कितना रश है, कितनी परेशानी है आवाम को, फिर ये ऊपर से पानी गंदगी कर दी। लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे आप बताएं। भाई मुझे बताएं कि पानी इस तरह ही पड़ा रहता है जो आवाम की जानिब से, मतलब आवाम क्या कहना चाहिए इस पर हुकाम बाला से? आवाम तो परेशान है। अब ये जिनका अस्पताल, इनको चाहिए ना कि सफाई करवाएं, लेकिन इनको भी कोई परेशानी नहीं है, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो भाई ये आप ये समझते हैं कि मतलब यहाँ पर जो आवाम जो आएगी वो मज़ीद बीमार होकर जाएगी, दवाई कहाँ से लेगी? आप देखें ना, गंदगी है, सारी गंदगी हुई हुई है। अब देखो पूरा अस्पताल, अंदर चले आओ वहाँ गंदगी। अच्छा ये बताएं, आप किसको लेकर आए थे? किसी पेशेंट को दिखाने आए थे? क्या मुश्किलात हुई यहाँ से गुजरते? अपनी सिस्टर को लेके आया था। यहाँ पे मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि आवाम के साइडों से आना पड़ रहा है, बीच में रास्ता ही नहीं है, वो देखें ऊपर से चल के आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ यहाँ के पेशेंट्स मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि सबको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ यहाँ पर एंट्रेंस गेट पर पानी मौजूद है गटर का, बल्कि ओपीडी के जो बाहर वाला गेट है वहाँ पर भी जो है पानी मौजूद है। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो आने वाले मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर मरीज़ ठीक होने आएगा तो वो मज़ीद यहाँ से बीमार होकर जाएगा। जी, डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया और सिंध के 59वें चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। इससे कबल डॉक्टर फ़खर आलम इरफान विफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग के तौर पर भी काम कर रहे थे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत ने तबादले के बाद आज बाकायदा तौर पर अपना इंतजामी ओहदा छोड़ दिया है और नए 59वें चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान। उन्होंने बाकायदा तौर पर नए चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया है। वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पहुंचे, उनसे जो सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली ब्रह्मानी, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने तफसीली तौर पर सिंध की अफसरशाही इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। जो है डॉक्टर फ़खर आलम इससे कबल जो वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क डिवीजन के ओहदे पर रहे हैं और उन्हें जो है वफाकी हुकूमत ने उनको चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे पर तैनात किया। कल शाम जो है चीफ सेक्रेटरी यहाँ कराची पहुंचे और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इंतजामी ओहदा संभाल कर अपना काम शुरू कर दिया है। और IG सिंध ने जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध ने IG जो सिंध है डॉक्टर रिफत मुख्तार, उनको भी कुछ देर बाद तलब किया। वो भी चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में खास तौर पर सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल है इस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध आज जो है निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात करेंगे और गवर्नर सिंध से भी मुलाकात मुतवक्किल है, जिसमें सूबे की इंतजामी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
नैब ने महकमे स्कूल तालीम के अफसरान का घेरा तंग कर लिया। महकमे स्कूल तालीम में मुबैना तौर पर असातिज़ा की जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ। नैब सिंध ने महकमे स्कूल तालीम के खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं। जाली तालीमी डिग्रियाँ रखने वालों की भर्तियाँ की गई। 1989 और 95 में हाजिर सर्विस या रिटायर्ड असातिज़ा का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अज़ा, ये क्या मामला है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुराद अली शाह की सरकार खत्म होने के बाद में महकमा स्कूल तालीम सिंध जो है नेब के रडार पर आ गया है और महकमा स्कूल तालीम में मुबैना तौर पर असातिज़ा की बड़े पैमाने पर जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ये भर्तियाँ 1989 और 1995 में जो है की गई हैं। कौमी ऐसा ब्यूरो नेब ने महकमा स्कूल तालीम के अफसरान का घेरा तंग कर लिया है और नेब सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है। असातिज़ा की भर्तियाँ जाली तालीमी डिग्री रखने वालों की गई है, ये कहना है नेब सिंध का। इसके अलावा कम काबिलियत वालों को भी असातिज़ा के ओहदे पर भर्ती की गई। बेशतर गैर तालीम याफ्ता को भी ऑफर आर्डर और ज्वाइनिंग आर्डर दे दी गई। 1989 और 1995 में जेल साद असातिज़ा की भर्तियों के बायस सूबे में नेब ने तालीम के मयार को गिरता हुआ जाहिर किया है। नेब सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में 1989 और 1995 में भर्ती हाजिर सर्विस या रिटायर्ड असातिज़ा का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और महकमा स्कूल तालीम ने 20 हुकाम को खत अरसाल कर दिया है। खात्मे के साथ एक प्रोफार्मा भी अरसाल किया गया जिसमें 1989 और 1995 में भर्ती असातिज़ा के तालीम के असनाद भी मांग लिए गए। इसके अलावा ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और पूरा भर्ती का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। ये खत डायरेक्टर जनरल, रीजनल डायरेक्टर, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड समेत 20 हुकाम को लिखा गया, जिसके तहत फौरी तौर पर इन असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब किया गया जो इस वक्त हाजिर सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं। तमाम तरह जो असातिज़ा जो 1989 और 1995 में भर्ती किए गए थे उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और नेब सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम को फौरी तौर पर रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में ज़ायद सेमेस्टर फ़ीस की वसूली, तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा, तलबा ने इजाफा नाजायज़ करार दे दिया है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में ज़ायद सेमेस्टर फ़ीस की वसूली का यह मामला है। तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है जबकि तलबा ने इजाफा नाजायज़ ही करार दे दिया है और इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। तलबा की जानिब से एहतजाज जारी है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में ज़ायद सेमेस्टर फ़ीस की वसूली का यह मामला है। तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से जो इस वक्त एडमिन ब्लॉक के सामने तलबा के साथ ही मौजूद है। सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन तलबा के? आज बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त आपको बराह रास्त अपडेट कर रहा हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस मेन एडमिन ब्लॉक के बिल्कुल ही बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से आज यहाँ पर एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। फ़ीसों में इजाफे के बायस और यूनिवर्सिटी में जो सहूलियात का फुकदान है उसके मुनासिबत से आज तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर ना कि सिर्फ एक तलबा तंजीम की जानिब से बल्कि जितनी भी तलबा तंजीमें इस यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करती हैं तमाम तर तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद तालिब इल्मों की मौजूद है। मैं आपको ये भी बताऊं कि 50% मतलब कि 50% जो है फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया है। अगर किसी सेमेस्टर की फ़ीस अगर किसी भी शोबे की 45,000 रुपये है तो वो फ़ीस जो है उसमें 20,000 रुपये का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसके हवाले से तलबा एक्शन कमेटी इससे पहले भी जो है वो मुतालबा कर रही थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है ज़रा होश के नाखुन ले, गफलत की नींद से बाहर निकले और तालिब इल्मों को कोई रिलीफ जो है वो फराहम करे। लेकिन तालिब इल्मों का जो सब्र है, सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इस वक्त तालिब इल्मों का एक जमा गफीर अमीन एडमिन ब्लॉक गुलशन इकबाल में मौजूद है और यहाँ पर बैनर्स उठाए एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपकी बात भी कराते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या जायज़ मुतालबात है। मुझे बताइए, इससे पहले भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को जो है हुकाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक पहुँचाया, आपका ये जो एहतजाज है ये किस करवट तब्दीली करेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं तलबा कमेटी का तलबा एक्शन कमेटी का रुकन हूँ। देखिए, हमने इन लोगों को पहले आगाह कर दिया था। वफाकी जो रूल है, यूनिवर्सिटी रूल है, उसके 2002 के मुताबिक यहाँ पर आप
सालाना यानी एनुअल आप 10% फीस में इजाफा कर सकते हैं, ये वीसी के पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ के वीसी साहब जो कि बिल्कुल ही शायद रूल रेगुलेशन से आउट चल रहे, उन्होंने फीसिस में 67% इजाफा किया है, जिसका यहाँ हमने इनको पहले जो है आगाह कर दिया था कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पर जो सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपको जो है यहाँ की इमारतें देख के खस्ता हाल है। यहाँ तक इतने ज़्यादा मसाइल होने के बावजूद यहाँ पर मिडिल क्लास का तबका, लोअर मिडिल क्लास का तबका यहाँ पढ़ने के लिए आता है। दुनिया भर में जहाँ तालीम को मुफ्त किया जा रहा है, यहाँ पर जो है तालीम को महंगा से महंगा किया जा रहा है। यहाँ तलबा के लिए मुश्किलात को दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। हमने इनको बहुत वार्न किया, हमने इनको बहुत बार समझाया कि ये आप लोग जुल्म कर रहे हैं। तलबा आखिर एक वक्त आएगा कि वो उठ जाएंगे अपने हुकूक के लिए, और आज वही हुआ। तलबा एक्शन कमेटी ने इकदाम उठाया और पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा ने उन पर लब्बैक कहा, और आज जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए। आज हमने एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया है। ये बताना चाहते थे कि आप लोग अपने जो फैसले हैं उनके ऊपर नज़र षानी करें, ये वापस कर दे। बसूरत दीगर हम कल से बाहर रोड पे, मेन रोड जो है हम ताने में और बाकी जो है जगह नोटिफिकेशन दे के हम एहतजाज रोड पे करेंगे, ताकि अकामी बाला तक हमारी आवाज़ जाए। आज हमने यहाँ जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उन तक हमने अपना आवाज़ पहुँचाया है, अपनी बात पहुँचाई है। अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो हमारा इसके बाद अगला लाएअमल बाहर रोड पे बंद करने का। इस पर अमल नहीं हुआ तो हमारा अगला लाएअमल जो है वो रोडों पर होगा। बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि जहाँ पर तालिब इल्मों को पूरी दुनिया में एक रिलीफ फराहम किया जाता है, तो वहीं पाकिस्तान में कराची में जो कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वफाक के अंडर में है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है तालिब इल्मों को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर पा रही। और भी तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके आगे का और क्या लाएअमल होगा और इंतज़ामिया ने अब तक इनको क्या क्या चीज़ों पर यकीन दहानी करवाई है और क्या इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल है, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताइए, आपने एहतजाज तो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड करवा ही रहे हैं, इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, क्या इंतज़ामिया कहती है इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एहतजाज से कबल हमारी इंतज़ामिया से एक मीटिंग हुई थी। मैं तलबा एक्शन कमेटी का मेंबर हूं और उनसे हमें जितने भी हमारे मुतालिबात से उनके खिलाफ उनसे बात हुई हमारी, तो वो कहते हैं कि यह अभी यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं उसके मुताबिक हमने देख के 50% फ़ीस बढ़ाई है। तो हमने उनको याद दिलाया कि भाई HEC के रूल के मुताबिक 50% आप फ़ीस नहीं बढ़ा सकते, आप 10% बढ़ा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में दूर दराजा से स्टूडेंट्स आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, अपना बलूचिस्तान से आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, गरीब गुरबा इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तलबा। तो उनके हकूक़ के लिए इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उनके हक़ को हम हासिल करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। इंतज़ामिया को हमने फिलफोर बताया कि इंशाल्लाह अगर ये फ़ीसेस के ख़िलाफ़ जो आपने ज़्यादा फ़ीसेस बढ़ाई हैं, अगर ये कम नहीं की गई तो इंशाल्लाह आगे का राय अमल इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी रोड को बंद करेंगे और अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को और जमा करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे एक हॉल पर आज यहाँ पर लब्बे करके मौजूद हुए हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमें इसी तरह से ये साथ देंगे और हम अपना हक़ लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। भरपूर कोशिश करेंगे। इन्होंने ये कह दिया है कि अगर इनके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटी जो ये रोड है इसको ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन तलबा भी मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर तालिब इल्म बैनर्स उठाए हुए फ़ीसों की जो इजाफा जो फ़ीसों में किया गया है उस पर एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की नफरी भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में तैनात है। इसके अलावा इंतज़ामिया के हवाले से मैं अगर आपको ये बताऊं तो इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी को HEC की जानिब से कोई ग्रांट जो है नहीं दी गई है, जिसके बायस जो है मुल्क की हालात के सबब जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तालिब इल्मों की फ़ीसों में जो है इजाफा किया है। इसके अलावा हम आपको जो डायरेक्टर फाइनेंस है उनका भी मौक़िफ़ यकीनन दिलवाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि एहतजाज का जो सिलसिला है वसीतर होता चला जा रहा है, तालिब इल्म जो है इस एहतजाज में अपना हिस्सा डालते चले जा रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। इधर आइए, मुझे बताएं बुनियादी सहूलियात, आपने फ़ीसों के हवाले से बात की, लेकिन बच्चों का ये तालिब इल्मों का ये कहना है कि बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है यहाँ के तालिब इल्म। आप लोगों ने इस हवाले से क्या क्या आवाज़ें उठाई? देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इससे पहले भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को आगाह कर चुके और एक मुश्तरका तौर पर पहले नहीं, एक सिंगल बंदा जाके आगाह कर चुका है, काफ़ी बार एप्लीकेशंस दे चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ से वही रेट कायम है। आपको हम, अगर आप हमारे साथ देख सकते हैं तो हम आपको इंतज़ामिया की हालत दिखाते हैं। बिल्डिंग्स खस्ता हाला हो चुकी हैं, यहाँ पानी का फुकदान है, साफ़ पानी पीने का मौजूद नहीं है
तो जब कहा जाए इनको तो कहते हैं कि आप अपना ख़रीद कर पिए। उसके बाद जब इजाफी नोटिफिकेशन फ़ीस निकाला गया तो सेमेस्टर ब्रेक 21 अगस्त तक था, इसको बढ़ाकर 30 अगस्त तक किया गया ताकि तलबा अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करवा सके, जो कि हमारा आईनी हक़ है। तो इसके बाद इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाला जिसमें हमें आगाह किया कि आपकी डिग्री फ़ीस, आपकी कंबाइंड मार्कशीट फ़ीस, ये फ़ीस भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे इंतज़ामिया की रेट सब के सामने आ चुकी है। इसके बाद हम यही कहेंगे तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो इस दायराकार को वसी कर देंगे, एहतजाज के दायराकार को, और शदीद परेशानी का शिकार हैं ये तलबा। कहा जा रहा है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में ज़ायद सेमेस्टर फ़ीस की वसूली की जा रही है। तलबा एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तलबा ने इजाफा नाजायज़ भी करार दे दिया है। तमाम तर तफसीलात से हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहर कायद में महंगाई का राज ताहाल बरकरार है। बच्चों की स्कूल स्टेशनरी का सामान भी महंगाई के शिकंजे में आ गया है। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़। बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका, बाकी ज़रूरतें ज़िंदगी के साथ साथ अब जो है वो बच्चों की स्टेशनरी का सामान भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। इसी हवाले से जो है मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, मुझे बताइएगा कि क्या वजूहत है, क्यों स्टेशनरी का सामान जो है वो महंगा हो रहा है? कीमतें तो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब मैं किस चीज़ पे बताऊं, ये ज़्यादातर तो देखा जाए तो पेपर आइटम जितने भी प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो चुका है। उसमें किताबें हैं, उसमें अपना बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत महंगी हो चुकी हैं। पहले के रेट से बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए। प्लस फोटोस्टेट है, फोटोस्टेट भी बहुत महंगी हो चुकी है क्योंकि पेपर से रिलेटेड है ये सब कुछ, ठीक है। और बाकी स्टेशनरी का प्रोडक्ट है वो भी बहुत महंगा है। तो कोई रेट लिस्ट आती है जिसको आप फॉलो करते हैं या ख़ुद से देते हैं? देखिए, हम खुद तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि पीछे से हम मार्केट से जब परचेज़ करके आते हैं तो उस मार्केट में परचेजिंग रेट ही इतने हाई होते हैं, तो उस भी निस्बत से हमें खुद अपने हिसाब से फिर जो है ना उसको रेट रख के देने पड़ते हैं। और पहले के मार्जिन से अब जो है हमारा मार्जिन और मज़ीद कम हो गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मार्जिन जो है वो इनका बहुत कम हो चुका है। 60% जो है वो महंगाई हुई है स्टेशनरी पे, और ज़्यादातर महंगाई जो है वो ये पेपर की चीज़ों पे हुई है। फ़ोटोस्टेट मशीन के जो है वो उस पे हुई है। उसके बाद किताबों पे, पेंसिल्स पे जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। बाकी चीज़ों के साथ साथ अब स्टेशनरी का सामान भी जो है वो पहुँच से दूर होता जा रहा है। जी, शहर कायद में ए ब्रांड और खुले तेल घी की कीमतों में इस्तेहकाम है, ताहम बी ब्रांड का तेल और घी 10 रुपये महंगा हो गया। इस हवाले से क्या तफसीलात है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया में बिलखुसूस तेल घी की बात करें तो तेल घी में जो खुला तेल है और ए ब्रांड का जो तेल है उसकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। बिलखुसूस खुला तेल इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 420 रुपये लीटर तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से खुला घी जो है वो 450 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम बात करें ए ब्रांड के तेल और घी की तो ए ब्रांड का तेल तकरीबन 580 रुपये लीटर तक होल सेल की सतह पर फ़रोख्त हो रहा है और इसी तरीके से 540 रुपये तक घी जो है वो फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन जो बी ब्रांड का तेल और घी है उसकी कीमतों में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। बी ब्रांड का तेल तकरीबन 10 रुपये महंगा हो गया, 355 रुपये से बढ़कर 365 रुपये पर पहुँच गया। और इसी तरीके से अगर बात करें घी की तो घी भी तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 390 रुपये से बढ़कर 400 रुपये तक पे पहुँच गया। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है कि तेल घी जो है वो बी ब्रांड का क्यों महंगा हुआ है, बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है और आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि ए ब्रांड वाले भी कीमतें बढ़ाएंगे? रेट बढ़ने की असल वजह तो ये है, आजकल ये मार्केट में जिस हिसाब से डॉलर महंगा हो रहा है इसकी वजह से जो है ये तेल की जो है सेकंड ब्रांड के तेल जो है ये तेल महंगे हुए हैं। और आइंदा भी जिस हिसाब से ये टैक्स वगैरह, ड्यूटियाँ वगैरह जितनी लगाते जा रहे हैं उसकी वजह से ये है कि महंगाई इस वजह से होगी क्योंकि कंपनी वालों को जो है जाहिर बात है कन्वेंस ये हर चीज़ लगाना, टैक्स ड्यूटियाँ इतनी हैं कि जिसकी वजह से कंपनियों को जो है रेट बढ़ाना पड़ते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो तेल के रेट ऑलरेडी कम हो सकते हैं। अच्छा, ए ब्रांड का तेल महंगा होगा लेकिन क्योंकि बी ब्रांड ने तो 10 रुपये तक महंगा कर दिया है, आगे क्या देख रहे हैं सूरत हाल? नहीं, ए ब्रांड तो महंगा नहीं होगा, ए ब्रांड की तो सेल ही सारी ख़त्म हो गई है। आजकल जितनी भी कौम है अच्छे खाने वाले जो थे, डालडा खाने वाले, वो भी अब बी ब्रांड में आ गए हैं क्योंकि अब कोई अच्छे से अच्छा जो है वो भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा इस टाइम। दुकानदार इनका कहना है कि जो बी ब्रांड का तेल घी जो महंगा हुआ इसकी बुनियादी वजह है कि डॉलर की कदर में इजाफा है, जबकि ए ब्रांड इसलिए महंगा नहीं हो सका है क्योंकि उसकी सेल जो है वो पहले ही जो है वो कम हो चुकी है।
लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि लोगों का कहना है कि तेल घी जो है वो सस्ता होना चाहिए। क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है तेल घी। पहले अगर वो लीटर या 2 लीटर तेल लेके जाते थे, अब सूरत हाल ये कि वो आधा लीटर या फिर 1 पाव तेल लेके जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है बिलखुसूस मिडिल क्लास तबका या फिर मेहनत कश तबका जो है वो खुला तेल ख़रीदने को तरजीह दे रहा है। दूसरी जानब जो एडिबल ऑयल एसोसिएशन के रहनुमा हैं और जो हमारे ज़रा हैं, उनका कहना है कि इस वक्त वाफिर मकदार में ख़ुर्दनी तेल पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आलमी मार्केट में अगर ख़ुर्दनी तेल की बात की जाए तो आलमी मार्केट में ख़ुर्दनी तेल की जो कीमत है वो तकरीबन $900 फ़ी टन है। जी। गंदम के एक ज़िला से दूसरे ज़िला नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। तलबी के बावजूद सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर खुराक के पेश न होने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को हिदायत दी कि चीफ सेक्रेटरी को कहीं कल 11 बजे पेश होकर वजाहत दें। आपको बताएं इस हवाले से कि गंदम की एक ज़िला से दूसरे ज़िला नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। तलबी के बावजूद सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर खुराक के पेश ना होने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को हिदायत दी कि चीफ सेक्रेटरी को कहें कि कल 11 बजे पेश होकर वजाहत करें। केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, गंदम की एक ज़िले से दूसरे ज़िले नकलो हरकत पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर खुराक को तलब किया था। आज दोनों ही अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सेक्शन ऑफिसर महकमे खुराक ने बताया कि सेक्रेटरी खुराक छुट्टियों पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर डायरेक्टर खुराक कहाँ पर हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि डायरेक्टर खुराक भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए ये कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं उनको कहें कि वो कल पेश हों। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि चूंकि निगरान हुकूमत आई है और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा वो इस्तदा करते हैं कि इस मामले में 4 दिन की मोहलत दे दी जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि हर कोई नया आया है, रोटी का मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को कहें कि वो कल सुबह 11 बजे सिंध हाई कोर्ट में पेश हों। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। गैर मुल्की फर्म की जानिब से रुई की खरीदारी के बाइस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं कि फी मन रुई की कीमतों में 200 रुपये से 300 रुपये तक का इजाफा हुआ। सिंध में फी मन रुई की कीमत 18,400 रुपये हो गई है। गैर मुल्की फर्म की जानिब से रुई की खरीदारी के बाइस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं फीमन रुई की कीमतों में 200 रुपये से 300 रुपये तक का इजाफा हुआ। सिंध में फीमन रुई की कीमत 18,400 रुपये हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान चौरंगी पर बनने वाले अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। 4 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल होने वाला अंडरपास गुलिस्तान जौहर और मुल्हका इलाकों से एयरपोर्ट और शार फैसल जाने वाली शहरियों को सहूलियात मुहैया करेगा। रेड लाइन के तरक्याती काम के बाइस मुतबादल के तौर पर भी अंडरपास इस्तेमाल होगा। मेयर कराची ने अगले 60 रोज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का भी दावा कर दिया। कहा सिर्फ फीते नहीं कटेंगे बल्कि काम मुकम्मल होता दिखाई देगा और 105 सड़कों की लाइटों को सोलर में भी तब्दील करने का ऐलान कर दिया। जौहर में मौजूद है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहां की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उनके ट्रैफिक कंजेशन के और जो कम्यूटेशन के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक जामा मंसूबा तश्कील दिया था, जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 23 मार्च के रोज किया था। 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना ज़रूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवा दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे। अगले 60 रोज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़
इफ्तिताही तकारीब देखेंगे। सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, उसको भी ककरी ग्राउंड की तरह एक बेहतरीन मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में कन्वर्ट करने हम लोग जा रहे हैं। टेंडरिंग हो गई है इंशाल्लाह, आइंदा चंद रोज में उसका भी फाउंडेशन रखेंगे और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को भी ये रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। शीदी गोड की सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये सारे काम कराची के 7 बल्दिया उज़्मा कराची का शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा, गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया। अंडरपास कितने अरसे में मुकम्मल किया गया है, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर अंडरपास पर मौजूद हूँ और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से आवाम को जो है एक और तोहफा दे दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर वहाब की जानिब से इस अंडरपास का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। अंडरपास में इस वक्त जो है लाइटों की तनसीब का अमल जो है वो जारी है। मेरे सामने देखा जा सकता है कि इस वक्त जो है यहाँ अंडरपास में शहरियों की सहूलत के लिए जो है बाकायदा तौर पर लाइटें लगाई जा रही हैं। 1100 मीटर लंबा ये अंडरपास है जो पहलवान गोट की जानिब जो है जाता है। मैं आपको अंडरपास से मुतालिक जो है मजीद दिखाता चलूं कि ये जो है इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है ये बनाया गया है, जबकि यहाँ पर खूबसूरत तरीके से जो है एक फुटपाथ भी जो है अंडरपास पर बनाई गई है। अब से कुछ देर कबल जो है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ है। इस अंडरपास के इतराफ की सर्विस लाइन जो है अभी दुरुस्त नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ये सर्विस लाइन जो है जल्द जो है वो दुरुस्त कर ली जाएगी। जल्द सर्विस लाइन पर जारी जो है तरक्याती काम जो है मुकम्मल किया जाएगा। अंडरपासेस के इतराफ जो है लाइटें जो है इस वक्त जो है वो लगा दी गई हैं, जो हमें निहायत फाल दिखाई देती हैं, जलते हुए दिखाई देती हैं। मैं मज़ीद अंडरपास से मुतालिक आपको अंदर दिखाता चलूँ कि बारिशों में अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि अंडरपासेस में जो है पानी भर जाता है, लेकिन इससे मुतालिक भी जो है प्लान जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार किया गया है। ये अंडरपास के बिल्कुल साइड में जो है ये पानी की निकासी का जो है खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया है ताकि बारिशों में जो है जो भी अंडरपासेस में पानी आएगा वो इस रास्ते से जो है वो निकल जाएगा और नालों में निकल जाएगा। ये अंडरपास जो है वो जाता है पहलवान गोट की जानिब जो है। आवाम के लिए जो है अंडरपास खुल जाने के बाद जो है ट्रैफिक जो है इस अंडरपास पे जो है रवा दवा हमें दिखाई देता है। गाड़ियाँ आपको जो है वो दिखाई दे रही होंगी जो इस अंडरपास पे जो है वो आ रही हैं, जबकि ये अंडरपास के अंदरूनी मनाजिर अभी हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद के अंडरपास जो है वो अंदर से कैसे जो है वो तामीर किया गया है। ये सिंध हुकूमत का जो है एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कबल वक्त जो है वो मुकम्मल किया गया है। इससे मुतालिक जो है मज़ीद मैं आपको जो है वो दिखाता चलूँ कि अंडरपास जो है ये 1100 मीटर जो है वो लंबा है और अब से कुछ देर कबल जो है इसका इफ्तिताह हुआ है। ट्रैफिक जो है इस पर मुकम्मल हमें बहाल दिखाई देता है, गाड़ियां हमें दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ पर रंगो रोगन का काम भी जो है वो मुकम्मल किया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो है कुछ काम जारी था जो यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन अभी हमें दिखाई देता है। और कराची में ये अपनी नौयत का जो है वो पहला अंडरपास है। अंडरपास के अंदर भी जो है वो रात के औकात जो है वो रोशनी फराहम करने की गर्ज से जो है वो लाइटें लगाई गई हैं जो देखी जा सकती हैं कि लाइन से जो है बाकायदा तौर पर अंडरपास के लाइटें जो है वो तनसीब की गई हैं ताकि जो रात के औकात में जो है वो रोशन होंगी। इस वक्त यहाँ पर लाइटें इसलिए जलाई गई हैं क्योंकि इनके कनेक्शंस का काम जो है वो अभी मुकम्मल हुआ है। अंडरपास आप अंदर से जो है वो देखा जा सकता है कि इंतहाई बेहतरीन तरीके से जो है वो ये अंडरपास जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो है वो तामीर किया गया है। ये अंडरपास इस वक्त जो है मुकम्मल फ़ाल है
हर कोई गुलिस्तान जौहर के इतराफ़ में रहने वाला जो है काफ़ी खुश दिखाई देता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वो ऐसे मज़ीद प्रोजेक्ट्स का आइंदा आने वाले 60 दिनों में जो है इफ्तिताह करेंगे। इस अंडरपास को जो है वक्त से पहले भी जो है मुकम्मल किया गया है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है खासी दिलचस्पी ली गई थी इस अंडरपास की तामीर से मुतालिक। जी, डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों के कत्ल और अमन व अमान की मकदूश सूरत हाल के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में अंजुमन नौजवान महाजर की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, शहर में बढ़ती हुई क्राइम की वारदातों का मामला है। नौजवानों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन नौजवाना ने महाजिर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान, जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इस केस की समाअत हुई है। उनसे पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है और आज पेशरफ्त क्या हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह केस की समाअत हुई है। केस को, क्योंकि आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे माशाल्लाह कोर्ट रूम के अंदर, तो केस के अंदर शॉर्ट डेट दी गई है, कुछ ऑर्डर्स की कंप्लाइंस मांगी है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जब वो ऑर्डर्स की कंप्लाइंस होंगी तो आईजी सिंध को जो है वो दोबारा बुलाएंगे। हम इंशाल्लाह कल के लिए दोबारा केस को डेट फिक्स करवा रहे हैं कि कल सुबह इस पे वापस हियरिंग होगी। तो आपके तवज्जुह से देखने वाले तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आए यहाँ पर मौजूद हों और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। आपका इशू क्या है ये बताएं। देखिए, मेन इशू सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे कराची का जो अभी इशू बना हुआ है वो कराची के अंदर डकैती के नाम पर लड़कों को मारा जा रहा है। अभी आपने देखा फहद नामी लड़का 15 तारीख को, उसको बेचारे को बलोच कॉलोनी के पुल के पास मारा, दिल के पास से गोली हिट करती है, कमर से पार होती है वो गोली। 20 मिनट तक ना वहाँ पर 15 आती है ना कोई आती है, पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है इंसिडेंट पे। उसको जब जिना अस्पताल लेके जाया जाता है तो पुलिस आके उसका पूरा रिकॉर्ड निकालती है, तो 4 बजे उसकी डेड बॉडी की घर पर इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई ये लड़का इसके अंदर हलाक हो गया। कल शारा फैसल के ऊपर हमजा यूसुफ नामी लड़के को लूटा गया है सुबह 7 बजे। रात में अरीब नामी लड़के को उसके कज़न के अमरा सरजानी के अंदर लूटा गया है। 16 बाइकों पे कल जनाब 16 बाइकों के ऊपर 32 से 40 लाख रुपए की मुख्तलिफ इलाकों में अंचोली, अजीज़ाबाद, वाटर पम्प वाली साइड पे डकैतियाँ हुई हैं। हमने सिंध हाई कोर्ट से रुजू इसलिए किया है क्योंकि आईजी सिंध साहब जो हैं, एडिशनल आईजी हैं, वो तो सो रहे हैं, वो अपने ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलना पसंद करते। आप निकले विजिट के ऊपर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने आवाम को एक जो है वो झूठा एक जो है वो बयानिया दिया हुआ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट। भाई कौन सा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कि कराची के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो काम नहीं कर रहे, उनका सीडीआर निकलवाने जाओ तो वो काम नहीं कर रहे। तो हमारे जो आईनी हुकूक हैं, उन आईनी हुकूक के पूरे कराची वालों के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हमने आज सिंध हाई कोर्ट से यही जो है प्ली ली है कि खुदारा इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। नोटिस लेकर उन्होंने, हमारी चीफ साहब ने हमारी बात सुनी, जस्टिस ने जो उनके साथ कंसर्न जस्टिस थे डीबी के अंदर, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम पूरे जो ऑर्डर्स हैं वो अपने साथ अटैच करके उनको प्रोवाइड करें। इसके ऊपर इंशाल्लाह आईजी सिंध या एडिशनल आईजी को इन पर्सन वो बुला के डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह उनसे रिकवर करेंगे। जी, हसन खान ने अदालत से ये कहा कि जो वीआईपी मूवमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको फौरी हटाने का हुक्म दिया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला हमारे सामने लाएं ताकि हम उसका जायज़ा ले सकें। अदालत ने अब इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी, देखा जाए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और स्टेट बैंक ने बैठ कर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत देने का फ़ैसला किया। जो पाकिस्तान से नौकरी करने बैरून ममालिक जा रहे हैं उनको कैसे सहूलियात दी जाएंगी, उसके क्या फ़वाइद होंगे, जानते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के माहिर अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं इस फैसले को? ये देखें, स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने जो है इकदाम किया है, इससे वो अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे मैं ये देख रहा हूँ कि ये इकदाम जो है, ये अवेयरनेस जो है ऑलरेडी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रही है। अब इस मौके के ऊपर जब तक डॉलर का, इंटरबैंक का और ग्रे चैनल्स का ये जो गैप जो है उस जब तक ये कवर अप नहीं होगा तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे। और हम देखने में ये आया है कि हमारी जो 2021-22 और 2022 से 23 की जो रेमिटेंसेज हैं ग्रेजुअली हमारी कम हो रही हैं। इसको बढ़ाने के लिए इस टाइम पे हुकूमत वक्त और हमारे जो वफाकी अदारे हैं अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग कर लें,
और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। उसमें एक जो है आपका कैशबैक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकें और जिससे ग्रे चैनल जो है डिस्करेज होगा। ये कैशबैक से यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने वतन वापस आएगा तो उसको कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हिसाब से उसको कैश उसको मिल जाए। और दूसरी चीज़ करने की ये ज़रूरत है कि इस टाइम पर लो हाउसिंग स्कीम, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स को अनाउंस करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके अंदर मेक श्योर करे कि जो प्लॉट्स वगैरह और जो घर हैं या अपार्टमेंट्स हैं वो जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करें तो वो वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। क्योंकि देखने में ये आया कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनको 2 साल 3 साल के बाद पता चलता है कि ये प्लॉट्स और ये चीज़ें उनकी ये आउट ऑफ बाउंड्री चली गई या बिल्डर्स वगैरह वो उसको थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाते हैं। FDI में भी इजाफा होगा। जी, जैसे कि आपने सुना बहुत बड़ा कंसर्न है। निगरान सेटअप के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि जो गिरती हुई रेमिटेंसेस है उसको कैसे बढ़ाना है, उसकी तजावीज़ दी हैं और साथ ही कहा है कि जो बैरून मुल्क नौकरी के लिए जा रहे हैं अगर उनको सहूलियात नहीं दी तो मुश्किलात बरकरार रह सकती हैं। जी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हम ये देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो चुका था क्योंकि गैस और बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के, उनसे बात करते हैं। एक और पेट्रोल बम जो है वो हम पे मारा गया। अच्छा, समझ ये नहीं आ रहा कि रशिया से पेट्रोल लेने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि जी रशिया से पेट्रोल लेंगे तो हमें पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, आवाम को पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, तो क्या वजह है कि अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे और मुसलसल जो है डे बाय डे प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी 2 रुपये, कभी 17 रुपये, कभी 18 रुपये। आज पेट्रोल की कीमत देखें, लॉजिस्टिक की प्राइसेस देखें, महंगाई वैसे ही जो है वो कमर तोड़ हो चुकी है। ये जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा उस क्राइसिस की तरफ चले जाएं जिस क्राइसिस से हम IMF से डील से पहले थे। तो हमारे हुक्मरानों को फौरी तौर पे होश के नाखून लेने पड़ेंगे और कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे जो है वो फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ मिले। बिजली के प्राइसेस आपके सामने, ठीक है ना। इस वक्त इंसान जो है मतलब एक नॉर्मल जो इनकम वाला बंदा है जिसकी 35,000 रुपये इनकम है, उसके घर का बिल 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये का 12,000 रुपये का बिल दे, ठीक है, या वो जो है अपने घर का किराया दे। अब जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है, इस सूरत हाल ने ये पूरी गहमा गहमी कर दी है और जिसकी वजह से अफरा तफरी फैलती चली जा रही है। इस अफरा तफरी और इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए हुकूमत को मेरी भरपूर जो है वो गुजारिश है कि जी फौरी तौर पे पेट्रोल के रेटों को नीचे लेके आया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखें कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट फराज रहमान हमारे साथ मौजूद थे और ख़ासतौर पर हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर तशवीश का इज़हार किया। कहा कि इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले ही बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका था। निगरान सेटअप से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कुछ बेहतरी होगी और तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे उनका इज़हार किया। जी।